अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चा लोग, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे सारे के सारे। और छुट्टियां गुजार रहे होंगे। छुट्टियां ही हुई ना, कोई अस्पताल तो आप आए नहीं। घर बैठ के कुछ ना कुछ तो करना होगा आप लोगों को, वरना फजूल टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी ये है कि थोड़ा सा जब आसपास शोर है तो उसकी वजह से जो है आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी सुनने में। थोड़ा सा लेकिन ऊंची आवाज़ करके, वॉल्यूम ऊंचा करके सुनेंगे तो आपको आवाज़ आ जाएगी। हेडफोन से भी ज़्यादा बेहतर आवाज़ आएगी। सो द टॉपिक जो है आप पढ़ाने वाला आज का वो है पॉइजन, जिसको जहर बोलते हैं। पहले पहली बात तो ये है कि आपको, जैसा कि हम पहले पढ़ते रहे हैं, कि पॉइजन की डेफिनेशन आनी चाहिए। पॉइजन की डेफिनेशन जो है आपके पेज नंबर 515 जो पुरानी किताब है उसमें लिखी हुई है। डिस्पेंसर्स की किताब जो है नंबर वो है कि जहर ऐसे मादे को कहते हैं। जहर जो है वो ऐसे पॉइजन या जहर जो है वो ऐसे मादे को कहते हैं, ऐसे केमिकल को कहते हैं, ऐसे मैटर को कहते हैं जो इंसानी जिस्म पे के लिए ख़तरनाक होता है और मुहलिक असरात करता है उस जिस्म में, उनके खुलियों पर। अब जहर जो है या पॉइज़न, इसकी पहले डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टाइप्स जो है वो, उसकी पहली टाइप्स जो है वो होती है कि किस मेथड के ज़रिए पॉइज़न हो रहा है, मतलब ज़रिया क्या है। सांस के लिए जा रहा है, आईवी के थ्रू लिया जा रहा है, खाने से लिया जा रहा है, कोई कांटेक्ट हुआ है, हमारी जल्द अगर बेयर स्किन है, मतलब यानी कि खुदरी हुई है या ज़ख़म है उस पर, उसके ज़रिए जा रहा है। नाक कान गला किसके ज़रिए जा रहा है। फिर होता है कि स्नेक बाइट के थ्रू होता है और फिर इंसेक्ट बाइट के थ्रू होता है। अब ये सारे मामला जो हैं वो आपने इस तरीके से करने हैं, ऑर्डर में करने हैं। अपना ऑर्डर चेंज नहीं करना। अगर वो कहते हैं कि उसके बारे में लिखना है तो फिर पहले पॉइज़न की डेफिनेशन, फिर उसके बाद जो है उसकी मोड्स या मेथड्स ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है। एक और जो टाइप है पॉइजनिंग की वो है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। अब एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ये होता है, फॉर एग्जांपल कि गलती से किसी के, मतलब किसी ने अगर गोली ज़्यादा खा ली है, गोली खाने की, नींद की एक खा ली से ज़्यादा। बच्चे जो होते हैं खास तौर पे जो फिर रहे हैं, वो समझे उनको बंटी समझ के या उनको टॉफ़ी समझ के खा लेते हैं। कुछ डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनको ये पता नहीं होता, ज़हनी तौर पे माजूर लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि यार ये दवाई जो है खाने वाली है या नहीं है, लेकिन वो उसको खा लेते हैं। बूढ़े जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ, ज़्यादा बूढ़े लोग जो होते हैं उनके अंदर भी ये समझ बूझ कम रह जाती है कि वो ये अद्वियात का इस्तेमाल, समटाइम्स वो एक से ज़्यादा खा लेते हैं। भूलने की आदत होती है। जो अल्जाइमर्स के मरीज़ होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जो दवा है वो अब खा चुके हैं, नहीं तो दिन में एक एक दो दफ़ा या तीन दफ़ा खा सकते हैं। तो ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में आता है, हादसाती तौर पे पॉइजन की होती है। फिर तीसरा ये होता है कि इंटेंशनल पॉइजनिंग। इंटेंशनल पॉइजनिंग, अच्छा, तो इंटेंशनल पॉइजनिंग जो है वो बेसिकली ये होती है कि अगर बंदा दानस्ता तौर पे किसी साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, कोई रंजिश की वजह से या किसी दुश्मनी की वजह से ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और उसको सुसाइडल या इंटेंशनल या दानस्ता, इंटेंशनल हम उर्दू में दानस्ता ही कहते हैं, उसको कहते हैं। और ये भी टाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नॉर्मल डोज है मेडिसिन की जिसने उसको नींद की गोलियां हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उस नींद की गोलियों की मकदार को बढ़ा दिया जाए तो इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके उसकी सांस का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और जो हाइपरटेंशन सिस्टम है या ब्लड प्रेशर का मेंटेन करने का सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है और कार्डिक डिप्रेशन भी हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कोलैप्स कर जाता है और साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कोलैप्स करते हैं और उसकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है। तो इसको कहते हैं इंटेंशनल पॉइजनिंग। जहर से मुतल्लिक कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं
जो एहतियात के तौर पे आती है। एक तो आती है कि जो घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपके केमिकल्स हैं, बर्तन धोने वाले, फर्श साफ करने वाले, फिनाइल वगैरह हो गया, तेज़ाब हो गया। तो अगर 4 कैटेगरीज हैं जो ज़्यादा पोटेंशली उनको ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। नंबर 1 इज़ के बच्चे जो होते हैं, ख़ासतौर पे 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं, फिर ज़ईफ़ लोग जो होते हैं, तीसरे माज़ूर अफराद, और तो इन सब के अंदर जो है पॉइजनिंग का सबब बन सकती है। उनमें कैपेसिटी नहीं होती इस चीज़ को इनहेंस करने की, वो जो खा रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है, या फिर वो जो केमिकल है उसकी वो समझ नहीं पाते हैं कि उसके अंदर जहर भी हो सकता है, या फिर वो डिटर्जेंट के तौर पे या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो, तेज़ाब भी हो सकता है। नेक्स्ट जो आपके इसमें टॉपिक में लिखा हुआ है फर्स्ट के इसमें 516वां नंबर पेज है, उसके अंदर ये जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में और घरों में कोई प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे इस्तेमाल की हुई अद्वियात जो है उसको गलत इस्तेमाल या गलत जगह से इस्तेमाल करने पर भी जो इंसानी जिस्म के अंदर ये जहरीले मवाद के तौर पे असर कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने क्रीम के लिए आपको कहा है कि बाहर जल्द का इस्तेमाल करना है, और किसी वजह से कोई बच्चा, माज़ूर अफराद या बूढ़ा या कोई भी, इवन के लो IQ का आदमी भी जो है, अगर वो इस क्रीम को इस्तेमाल खाने की कोशिश कर लेता है या बच्चा खाने की कोशिश करता है, तो वो जहर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि अगर आपने किसी मेडिसिन को सबकुटेनियस के तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक, तो सबकुटेनियस आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी जगह इंसान की जो है वो IV के थ्रू आपने दे दी। इंसुलिन देनी थी 10 यूनिट्स या 5 यूनिट्स सबकुटेनियस, और आपने IV दे दिया, तो उसका असर ज़्यादा होगा। किसी वैक्सीन को अगर आपने इंट्रामस्कुलर देना था और उसको आपने IV दे दिया है, तो उसका असर ज़्यादा होगा, और वो एक टॉक्सिक ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होगी, या वो एक पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगी, या उसका जिस्म पे असरात, उसके बुरे असरात, कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियों के तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगे। समटाइम्स आपको ब्लड प्रेशर और शुगर वाली दवाइयात जो अक्सर घरों में पड़ी होती हैं, अस्पतालों में भी आप फॉर एग्जाम्पल जो यूटिलिटीज़ हैं या डिस्पेंसर्स हैं, वो जब वो ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाइयाँ देती है, तो उसकी डोज अगर आप प्रॉपर्ली नहीं देंगे या ज़रूरत से ज़्यादा देंगे, तो वो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर देगी, और शुगर को भी बहुत ज़्यादा कम कर देगी, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म की मौत वाक़या हो सकती है। उसका ब्लड प्रेशर गैर ज़रूरी तौर पे भी नीचे आ सकता है, और वो दिल को पे भी असर करके दिल को बंद भी कर सकता है, सांस भी बंद कर सकते हैं, जो कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जिस तरह घर के अंदर रंग रोगन लगाने वाले, ब्लीच हो गए, पॉलिश करने वाले, उसको लकड़ी को पॉलिश करने वाले या फर्श पॉलिश करने वाले जो हैं चीज़ें होती हैं, वो सारे भी जो है वो भी जो है अगर इनहेल कर लिए जाएँ या खून पे शामिल हो जाए, तो वो ख़ास तौर पे स्किन से लेकर इंसानी जिस्म के हर अज़ा तक, डिफरेंट अज़ा में जाके वो केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, और उनको केमिकली बर्न भी कर सकते हैं, और वो जो है उसको ओवरऑल जो उसकी एनाटमी है उसको भी डिसफिगर कर सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्किन है तो उसको जला देंगे, अगर अंदरूनी जल्द है, सांस की नाली की अंदरूनी जल्द है, उसको तकलीफ देंगे, इरिटेट करेंगे, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, कोई तेज़ाब है, तो उसको जला देगा। इस कुछ बोतलें होती हैं ना जिसमें जिस तरह कुछ लोग रखते हैं तेज़ाब की बोतलें, जो है वो 7 अप की या स्प्राइट या जो सोडे की बोतलें होती हैं उनके अंदर, उससे ज़्यादा असर हो सकते हैं। फिर आगे आगे आपकी किताब लिखती है कि कॉस्मेटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल मेकअप का सामान हो गया, जल्द गोरा करने वाली क्रीमें हो गई, ब्लीच हो गई, ये सुर्खी पाउडर, लिपस्टिक वगैरह जो होती है, तो इनके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो खाना निगलने के लिए आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो इसका मेन मकसद जो होता है वो उसके हट के अगर कोई इस्तेमाल किया जाए तो उससे मुज़र असरात हो सकते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे जो होते हैं छोटे, अगेन वही बात की जा रही है, जिनको सेंस नहीं है और वो उसको
कुछ और समझ के खाने वाली चीज़ रख के खा लेते हैं या उनको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता, तो वो कुछ ऐसी केमिकल्स भी होती हैं जो कि स्किन जल्द के लिए इतनी नहीं होती, सेफ़ नहीं होती है, लेकिन आपको मशहूरी के ज़रिए पता चलती हैं। कुछ ऐसे मरीज़ भी आप देखेंगे अपने करियर में कि जिन्होंने एक बहुत ही कम मशहूर या लोकली मशहूर जो होती है, किसी ने बता दिया कि ये क्रीम इस्तेमाल करें, किसी हकीम ने बता दिया, कोई इश्तिहार आ गया और आप लोगों ने उनको इस्तेमाल किया या किसी इस्तेमाल करते देखा, तो उससे स्किन के ऊपर और बाकी जगह जल्द पे भी बहुत सारे बुरे असरात होते हैं। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि इनका इस्तेमाल कम से कम या ना होने के बराबर किया जाए। लेकिन होता है आपके पास स्किन इंडस्ट्री में, यानी कि स्किन के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बहुत मुज़र किस्म के जो है जल्द को मुज़र करने वाले भी, और खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा या माजूर अफराद या बुज़ुर्ग उनको अगर कुछ ना पता हो वो इनहेल कर ले या खा ले, ठीक है, तो उसमें भी उनकी ज़िंदगी को भी असर कर सकता है, उनकी जल्द को असर करने के साथ साथ। फिर इसकी बात आपकी जो है उसमें एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स का जिक्र किया गया है। ये पता है कि आपको कि हमारा जो पाकिस्तान है वो ज़राई मुल्क है। 60 से 70% आबादी जो है वो गांव में देहात में रहती है। बच्चे भी ज़्यादा, उनके बच्चे भी आसपास कपास में कपास की फसल हो, गन्ने की फसल हो या खजूरों की फसल हो या जो भी फसलें हैं उनके आसपास ही घर होते हैं उनके। तो उनमें जो इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स हैं, मोस्टली उनमें ऑर्गेनोफॉस्फेट और जो नीला होता है कॉपर सल्फेट वो जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो केमिकल्स हैं एक एक नाम मतलब एक मशहूर पॉइज़न के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। सम टाइम रैट पॉइज़न को भी आप उसमें कहते हैं, घर के अंदर जो रैट चूहे वगैरह होते हैं उनको मारने वाले भी। ये 3 केमिकल्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपका ज़्यादातर जो है अस्पताल में टर्शी केयर में या DHQ में या टर्शी मतलब आपके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी आ सकते हैं मरीज़ इन पॉइजनस के साथ। तो ये एक और टाइप है कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग की, जिसके अंदर जो है ज़राअत के में कीड़े मारने वाली जो भी है दवाई या फर्टिलाइज़र्स को जो है अगर गलती से कोई बच्चे कहीं खाने में इस्तेमाल हो जाए, वो पॉइज़न के तौर पे है और उसको पॉइज़न के तौर पे ही लेंगे। फिर आते हैं कीड़े या सांप से डसे हुए जो पॉइज़न है। पॉइजन्स यानी कि जो कीड़े के काटने से, लाइक कीड़े फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियंस है, बिच्छू हो गए, स्नेक्स हो गए। अब बिच्छू के काटने का या बिच्छू के डंक का अंदर जो जहर है या उसके सांप के काटने के उसमें जो जहर है उसके असरात डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ है वो 2 बातों होनी चाहिए। एक तो होती है कि वो असाब पे हो, न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है, असाब पे असर होता है जिसमें से जहन का तवाज़ुन दुरुस्त ना रहना, उसके बाद सांस की वजह से टॉक्सिक की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर और हमारा कार्डिक सेंटर का डिप्रेस होना चाहिए और उसके बाद से मौत वाक़या होना। और दूसरा होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है या ब्लड से रिलेटेड होता है। उसमें खून इतना पतला हो जाता है कि खून रसना शुरू हो जाता है नाक से, कान से, मुंह से, और उसकी वजह से इंसानी जिस्म में नुकसान के साथ मौत हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि एक ज़्यादातर सांप जो है वो किस टाइप का है। तो अक्सर जब मरीज़ आपके पास आता है तो मरीज़ आपको बताता है कि उसकी जहर की जो है नोयत उसके सांप की खदोखाल से, और जो उस एरिया में उसने काटा है, लाइक इसमें यहाँ पर काटा है तो उसके दांतों के या किसी के डंक के या दांत के जो निशान होते हैं उनसे देखा जाता है ये कौन सा जो है ना सांप है। और फिर उसके बाद उसके हिसाब से फिर एंटीवेनम, इस सांप को के जहर को ख़त्म करने वाली जो अद्वियात है इसको एंटीवेनम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट जो आपकी है वो है फूड पॉइजनिंग। अब ऑब्वियसली फूड भी अगर सही तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए या गंदा फ्रूट इस्तेमाल हो, गला हुआ हो, या जिस केमिकल्स के साथ उसको प्रिजर्व किया जाता है, जैसे दूध जो है
اگر اس کو پرزرو کرنے کی ذات اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ ایک زہر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اپنے اس فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ہے اس میں مخصوص طور پہ ان میں یہ چیز کیمیکل استعمال غلط طور پہ یہ منع کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی کچھ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس چیز کا نہیں کرتے خیال اور اس میں رہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کھلا دودھ کا استعمال کرتا ہے اور اس میں وہ پانی استعمال کرتا ہے جس کے اندر پانی میں جراثیم نہر کا پانی استعمال کر لیا تو اس سے بھی آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ سموسے چاٹ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور اس میں مکھیاں یا اس کو بہت دیر سے بنا ہوا ہے اندر سے پکا صحیح نہیں ہے کچی سبزیاں ہوں گی اس سے بھی اثرات ہو سکتے ہیں ذہنی طور پہ. معدے سے لے کر انسان کی آنتڑیوں پہ اور اس کے بعد ذہن پہ بھی اثر ہو سکتا ہے, دل پہ بھی اثر ہو سکتا ہے. تو جو فوڈ پارٹیکلس ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو صاف ستھرا نہ رکھا جائے. مکھیوں کا جو ہوتا ہے سب سے زیادہ جو انفیکشن پھیلا سکتی ہیں وہ مکھیاں جو ہیں ایک گندی چیز سے اٹھ کے وہ خوراک والی میں جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور آپ کو لگے اب تو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس میں کتنا جراثیم جو اس میں پھیلانے میں مدد کی ہے. پھل وغیرہ فروٹ پھل وغیرہ کے ان کو آپ دھو کے نہ کھائیں اور جو پانی استعمال کریں وہ صاف نہ ہو وہ بھی جو ہے فوڈ پوائزننگ کا اثر پا سکتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ اس میں آپ کے آ جاتا ہے جو سانس کے ذریعے پوائزن انہیلیشنل پوائزننگ میں ایک آتا ہے وہ ہے کاربن مونوکسائڈ. بہت عام ہے خاص طور پہ مری اور پہاڑی علاقوں میں جہاں پر لکڑیاں جلا کر کمرے کو یا گھر کو گرم کیا جاتا ہے, جہاں پر ہیٹر کا استعمال زیادہ ہے. کاربن مونوکسائڈ جو ہے وہ بیسکلی گیس ہے جو کہ پروڈیوس ہوتی ہے جب وہ ہیٹر جب آگ لگاتا ہے یا آگ جلتی ہے اس کے بعد جو دھوئیں کی شکل میں نکلتی ہے. اور کاربن مونوکسائڈ جو ہے وہ ہمارا سسٹم جو ہے اس کے لیے ایڈجسٹڈ نہیں ہے, ہمارے پھیپھڑے اس چیز کو ایڈجسٹ نہیں کرتے نہ وہ کیری کرتے آکسیجن کو. سو آپ کاربن مونوکسائڈ ہیموگلوبن جو ہے ان کو کیری نہیں کرتا. سو یہ دوبارہ بات کر لیتا ہوں کہ جو ہیموگلوبن ہے وہ آکسیجن کے ساتھ بائنڈ ہو کر ہمیں برین کو اور باقی ٹیشوز کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. لیکن کاربن مونوکسائڈ کا یہ مقصد نہیں ہے, وہ آکسیجن پرووائڈ نہیں کر سکتا. کاربن مونوکسائڈ ایک الگ گیس ہے. تو وہ جو ہے جب آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے سانس کے اندر تو وہ ذہن میں بھی آکسیجن کی سپلائی کو کم کر دیتی ہے, دل کو بھی اور باقی. اور اگر بہت لمبے عرصے تک اگر اس کے اندر ہوا میں یا کمرے میں وہ کاربن مونوکسائڈ ہو جائے تو سانس کا اور دل کے اوپر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دل کا دورہ یا ریسپیریٹری اریسٹ یا سانس بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے. اکثر اوقات میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مریض جو ہے وہ ہیٹر چلا کے سویا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ کمرے کے اندر کاربن مونوکسائڈ ہو گئی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. نمبر 2 یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز کہ اگر آپ نے وہ گیس چھوڑ دی ہے, نارمل گیس جو ہوتی ہے سوئی گیس جس کو کہتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ آف آکسیجن نہیں ہے. جو بیسک یونٹ ہے ہمارے دماغ کے اندر یا دل کے اندر ایز اے اسٹرکچر جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے دماغ اور کام کرنے کے لیے فنکشن کے لیے وہ آکسیجن ہے. اور اسی جگہ کوئی بھی گیس اگر اس میں سے شامل ہو جائے گی تو وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے گی. تو دوسرا جو آخری اس پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کاربن مونوکسائڈ پوائزننگ کا ذکر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ ہیٹر استعمال کرتے ہیں تو پھر ہیٹر جو ہے وہ یا تو الیکٹرک ہو, اگر الیکٹرک نہیں ہے اور گیس پہ ہے تو وہ استعمال کرنے کے بعد جو ہے کمرہ گرم کرنے کے بعد باہر نکال دی جائے. لکڑیوں کا استعمال جو ہے وہ کمرے گھر کے اندر نہ کیا جائے, باہر رکھا جائے. تیسرا یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہیٹرز ہوتے ہیں آج کل گیس سے چلنے والے ہیٹر اور کیا کہتے ہیں ان کو جنریٹرز ہوتے ہیں یا بجلی کے جنریٹرز ہوتے ہیں ان کا استعمال بھی وہ بھی گیس میں جاتے ہیں ان کو باہر رکھا جائے. تو بہت سارے طریقے ہیں جن میں کاربن مونوکسائڈ سے احتیاطاً طور پہ بچایا جا سکتا ہے. لیکچر تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تو اس کو ہم 3 یا 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. نمبر 1 از کہ اگر زہر کا اثر جو ہے وہ ڈفرینٹ زہر کا اثر ان ساری جسم پہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. وہ سانس سے لیا گیا جو ہے پوائزن جیسے کہ کاربن مونوکسائڈ ہو گیا یا کوئی انڈسٹریل گیس وغیرہ ہو گئی, سوئی گیس وغیرہ ہو گئی, اس کے اثرات سانسی ریسپریٹری سسٹم پہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سسٹمس.
बट वो इवेंचुअली जाके खून में शामिल होते हैं, मशरूम से होते हुए पूरे जिस्म पर असर करते हैं। तो या आप अगर कोई चीज़ जहर तौर पे खा ली जाए तो उसमें फिर मैदे का असर, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो नोज़िया वॉमिटिंग सबसे पहले है, फिर एब्डोमिनल पेन है, डायरिया, डिजीनेस, बुखार, फीवर हो गया, ड्राउजीनेस है, जहन में अगर पहुंचेगा तो ड्राउजीनेस होगी, सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या तेज़ाब ले लिया है तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो जल जाएगी जल्द उसकी। स्किन के ऊपर होगी तो रैशेस होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके एक और चीज़ भी है कि अगर सम ड्रग्स या जिसमें बॉडी रिस्पॉन्स नहीं आता, उसमें एनाफिलेक्टिक शॉक में जा सकता है। एनाफिलेक्टिक शॉक आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें इंसानी जिस्म का जो खुद मुदाफ़ियत है वो अपने ही रिस्पॉन्स में हाइपर एक्टिव हो जाती है, और उस एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर जो है फिर आपके पास बेसिक मेडिसिन जो है वो उसको बचाने के लिए एपिनेफ्रिन, स्टीरॉइड्स और एंटीएलर्जिक का इस्तेमाल जो है वो साथ साथ रखा जाता है। उससे हो सकता है कि वो शॉक से बाहर निकले, हो सकता है कि आपको उसको फर्दर रिससिटेट करना पड़े। तो उनके रिएक्शन जो है सर्टेन ड्रग्स का, एनाफिलेक्टिक रिस्पॉन्स का भी जो है वो पॉइजन के रिस्पॉन्स के साथ ही शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बाद हम पढ़ेंगे नीला खोता यानी कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग, और बाकी एसिड्स वगैरह नेक्स्ट में इंशाल्लाह।